हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देखिए आपका जो मेजरमेंट सेकेंड यूनिट स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के जो मेथड्स थे, जैसे मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज था, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज था, हेज ब्रिज था, एंडरसन ब्रिज था और ओवेल ब्रिज था। ठीक है, तो इन को हमने स्टडी कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटेंस मेजरमेंट मेथड स्टडी करने जा रहे हैं कि किसी सर्किट का या किसी भी कॉम्बिनेशन का हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस मेजर करने के जो मेथड्स हैं उनको स्टडी करना है। तो उसमें सबसे पहला मेथड आपका डिसॉर्टिव ब्रिज है और नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ब्रिज। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि सभी लोग जो नाम है इसके साथ अभी से फेमिलियर होते चलेंगे तो बाद में चल के कन्फ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज आप जो है कंफ्यूज होते रहोगे आगे चल करके कि कौन सा नाम मतलब कौन सा ब्रिज किसके मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो कैपेसिटेंस ब्रिज के लिए आपका क्या है, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए डिसॉर्टिव ब्रिज है और शेयरिंग ब्रिज है। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं कि डिसॉर्टिव ब्रिज में आपका क्या होगा। ये है आपका डिसॉर्टिव ब्रिज। ठीक है, तो दिस ब्रिज इज द सिंपलेस्ट ऑफ कंपेयरिंग टू कैपेसिटेंसेस। This bridge is the simplest of comparing two capacitances. The connection and phasor diagram is shown in figure. अब इसमें देखो आपका जो ब्रिज के आर्म्स हैं, फर्स्ट आर्म्स का जो इम्पीडेंस है वो केवल कैपेसिटिव है C1, सेकेंड आर्म्स का जो आपका इम्पीडेंस है वो केवल प्योर कैपेसिटिव है C2, और उसके बाद आपका जो थर्ड आर्म है उसका रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है प्योर रेजिस्टिव R3, और उसके बाद फोर्थ का R4। इसमें करंट देखो आपका फ्लो हो रहा I1 और इस नीचे वाले में करंट फ्लो हो रहा I2। आर्म्स ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो E1 होगा, BC के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो E3 होगा, DC के क्रॉस जो वोल्टेज होगा E4 होगा, और AD के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो E2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो आपका जो C1 कैपेसिटर, आपका जो C1 की वैल्यू हमें क्या करना है, C1 वो कैपेसिटर है जिसको हमें मेजर करना है, यानी फर्स्ट आर्म का जो कैपेसिटेंस है इसे हमें क्या करना है, मेजर करना है। और उसके बाद C2 आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, और R3 R4 आपके क्या है, R3 R4 नॉन इंडक्टिव रजिस्टर्स। ठीक, तो यहां से आप देखो कि सबसे पहले ये तो पता चल गया कि इसमें नोन कौन सा अननोन कौन सा है, C1 आपका अननोन है, बाकी वैल्यूज क्या है, नोन है। तो बैलेंस कंडीशन में मैं आपको बता चुका हूं कि बैलेंस कंडीशन में E1 और E2 आपस में इक्वल होंगे और E3 और E4 आपस में इक्वल होंगे ड्यूरिंग द बैलेंस कंडीशन, और इन दोनों का सम टोटल सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा, यानी E1 प्लस E3 इक्वल टू E एंड E2 प्लस E4 इक्वल टू E। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हमने मान लो x एक्सिस पे I1 और I2 को ड्रॉ किया तो E3 क्या होगा, I1 इंटू R3, और E4 क्या होगा, I2 इंटू R4। करेक्ट, तो यहां से देखो अगर इस एक्सिस पे हमने करंट I1 लिया है तो आपका क्या होगा कि I1 R3 इसी पे होगा और I2 R4 भी सेम वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि हम इसको बैलेंस कंडीशन एज्यूम करके चल रहे हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी विल बी इक्वल, क्योंकि डिटेक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा ड्यूरिंग बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि अगर हमने एक्स एक्सिस पे दोनों करंट को एज्यूम किया, I1 को भी और I2 को भी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपका करंट I1 भी हो गया, I2 भी हो गया, ठीक, और उसके बाद इसके क्रॉस जो E3 और E4 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, I1 R3 एंड I2 R4। अब जो E है इट इज द सम ऑफ E1 प्लस E3 और E2 प्लस E4। तो हमने E3 और E4 को तो ड्रॉ कर दिया, अब हमें क्या E1 और E2 को ड्रॉ करना। तो E1 और E2 जो वोल्टेज हैं ये आपका क्या है, फुल्ली कैपेसिटिव यानी प्योर कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका क्या करेगा, 90 डिग्री करंट से आपका करंट से आपका क्या कर रहा होगा वोल्टेज, इस केस में आपका जो करंट है वो लीड करता है ना, अगर कैपेसिटिव होता है, प्योर कैपेसिटिव होता है तो करंट लीड करता है वोल्टेज से, और उसके बाद अगर प्योर आपका इंडक्टिव होता है तो आपका करंट लैग करता है। तो इसको जरूरी नहीं कि आप नीचे की तरफ ड्रॉ करो, आप ऊपर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपका जैसे ये प्योर कैपेसिटिव है तो जो वोल्टेज आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो अगर आप ऊपर ड्रॉ करोगे तो माइनस I1 अपॉन ओमेगा C1 माइनस I2 अपॉन ओमेगा C2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इसको नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया गया जिससे आपका माइनस वाला सिंबल ना दिखना पड़े। तो अब क्या होगा, इन दोनों का फेजर सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आई होप कि किसी को अगर डाउट है कि फेजर डायग्राम सर डिसोटी ब्रिज का कैसे ड्रॉ किया गया है तो वो पूछ सकता है। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं? हेलो, हाँ, तो एक बार सभी लोग जैसे ये दोनों ड्रॉ करिए देख करके, फेजर डायग्राम, सर्किट डायग्राम डिसोटी ब्रिज का, फिर फेजर डायग्राम। मैं 3 मिनट्स का टाइम देता हूँ, ठीक है, विद इन 3 मिनट्स को ड्रॉ करिए, साथ साथ में ड्रॉ करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, ड्रॉ हो गया। ठीक ठीक, तो इसमें आप देखो कि फेजर डायग्राम में अगर किसी को कहीं डाउट लग रहा है तो पूछ सकता है, बाकी आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसमें आपका क्या है कि कैपेसिटेंस C1 है जिसको हमें क्या करना है, मेजर करना है।
C2 जो हमने यूज किया है वो आपका एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, उसी के साथ कंपेयर करके उसको मेजर करेंगे। और R3 R4 आपके नॉन इंडक्टिव रजिस्टर्स हैं। तो हम लोग पहले से ही शुरू से स्टडी करते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई भी ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है तो उसके क्रॉस आर्म्स के इम्पीडेंस का मल्टीप्लिकेशन या साइड आर्म्स के इम्पीडेंस का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी C1 और यानी Z1 Z4 इंटू इक्वल टू Z2 Z3 या Z1 अपॉन Z3 इक्वल टू Z2 बाई Z4, दोनों ही आपकी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ से देखो कि अगर एट बैलेंस कंडीशन Z1, ठीक है, ये आपका Z1 हो गया और उसका रेशियो R3, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1/j⍵C1 आपका लिखा हुआ है। तो इनका ये निकालने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी C1 इक्वल टू C2 इंटू R4 बाई R3, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में जो आपकी C1 की वैल्यू जो आपका अननोन है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो गई, C1 इक्वल टू C2 इंटू R4 बाई R3। द बैलेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाई वेरिंग आइदर R3 और R4। द एडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज इज इट्स सिंप्लिसिटी। ऑफ कोर्स इस डिसॉर्टी ब्रिज में आपका किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दो कैपेसिटर लगाने हैं, दो रजिस्टर लगाने हैं, इसका बैलेंस बनाना है और सिंपल आपकी C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। बट दिस एडवांटेज इज नलिफाइड बाय द फैक्ट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन बैलेंस इफ बोथ द कैपेसिटर्स आर नॉट फ्री फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। दस विद दिस मेथड ओनली एयर कैपेसिटर्स कैन बी कंपेयर्ड। समझ में आया कि आप इस ब्रिज का तो ये एडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल जीरो है, लेकिन इसमें आपका कैपेसिटेंस की एक्यूरेट वैल्यू तभी मेजर हो पाएगी जब आपका दोनों कैपेसिटर क्या हों, डाइलेक्ट्रिक लॉस से फ्री हो। इफ दे आर फ्री फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लॉस देन इट इज पॉसिबल कि आप कैपेसिटर्स की मतलब एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकें। Thus, with this method, only air capacitors can be compared. अब क्या है कि अगर मान लो डिसॉर्टी ब्रिज को ही एक मॉडिफाइड ब्रिज है उसका, कि इन केस मतलब आपका जो इसमें ये प्रॉब्लम था कि अगर डाइलेक्ट्रिक लॉस कैपेसिटर में है तो आप इस सिंपल ब्रिज से आप मेजर नहीं कर पाओगे, तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया कि इन ऑर्डर टू मेक मेजरमेंट्स ऑन इम्परफेक्ट कैपेसिटर्स, दैट इज कैपेसिटर्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक लॉस, द ब्रिज इज मॉडिफाइड। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड डिसॉर्टी ब्रिज। इसमें क्या है कि जो आपके कैपेसिटर्स थे उसके साथ रजिस्टर, एक वेरिएबल रजिस्टर और एक आपका कांस्टेंट रजिस्टर ऐड कर दिया जाता है। ये जो आपका R1 C1 है ये उसी कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक लॉस स्मॉल r1 है। ये जो आपका R2 C2 है स्मॉल r2 C2, तो ये R2 जो है आपका उसी कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक लॉस है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं कि R1 और R2 एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इस ब्रिज में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करने के लिए बढ़ा दें। इसकी वजह से आपका क्या होगा कि अगर हमने x एक्सिस पे I1 I2 लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ड्रॉप आएगा, जैसे I1 R1 स्मॉल r1 फिर I2 R2, इस तरह से आपका इन सबका सम आपका क्या होगा, E3 और E4 होगा। उसी तरीके से सिमिलरली अगर कैपिटल E1 की बात करें तो दिस विल बी द सम ऑफ EC1 प्लस R1, फेजर सम ऑफ EC1 प्लस R1। तो उसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है कि स्मॉल I1 R1 और उसके बाद आपका EC1 जो है I1 अपॉन ओमेगा C1 का सम होगा EC1, और EC1 और प्लस I1 R1 का सम जो आपका क्या होगा, इन दोनों का फेजर सम आपका क्या होगा, कैपिटल E1 या कैपिटल E2 होगा। तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब फेजर डायग्राम में सभी लोगों को लग रही होगी, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि जब आप सारी वैल्यूज को एक एक 1 बाय 1 ड्रॉ करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे EC1 जो है आपका, यानी E1 में दो E1 जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है, इट इज द सम ऑफ I1 R1 प्लस EC1, ठीक है। तो EC1 इज द फेजर सम ऑफ I1 स्मॉल r1 एंड
I1 अपॉन ओमेगा C1। तो यहाँ से देखो कि अगर हमने x एक्सिस पे I1 और I2 एज्यूम किया, ठीक है, तो I1 R1 x एक्सिस पे हो गया स्मॉल r1, और उसके बाद y एक्सिस पे I1 ओमेगा C1 होगा, तो इन दोनों का फेजर सम क्या होगा, EC1 होगा। ठीक है, इन दोनों का फेजर सम आपका क्या होगा, EC1 होगा, और EC1 और इंटू I1 R1, ठीक है, EC1 एंड I1 R1 का फेजर सम आपका क्या होगा, E1 होगा। तो इस चीज को यहां पे ड्रॉ किया गया। अब क्या है, E3 E4 यहाँ हो गया, E1 E2 यहाँ हो गया, इन दोनों का फेजर सम आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल E हो जाएगा। तो ये आपका एक मॉडिफाइड डी शॉर्टी ब्रिज है। ठीक है, तो इसकी मॉडिफिकेशन करने से आप क्या है कि जो कैपेसिटर्स या जिन कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक लॉस है उसे भी आप इजीली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू मतलब फाइंड आउट होकर के आता है, जैसे D2 और D1 यहाँ पे इसको एज्यूम किया गया है, ठीक है, कि D1 जो आपका डिसिपेशन फैक्टर कैपेसिटर्स के लिए होता है, इसको बोलते हैं tan del1 या ओमेगा C1 R1 या D2 इक्वल टू tan del 2 ओमेगा C2 स्मॉल सॉरी ओमेगा C2 R2। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे मतलब आप जब बैलेंस कंडीशन में कंडीशन निकालोगे बैलेंस की, ठीक है, तो आपको C1 बाई C2 इक्वल टू R2 R3 अपॉन सॉरी R2 प्लस स्मॉल R2 अपॉन R1 स्मॉल R1 या R4 बाई R3 मिल जाएगा। तो द बैलेंस में बी ऑब्टेन्ड बाई वेरिएशंस ऑफ द बैलेंस में बी ऑब्टेन्ड बाई वेरिएशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 एंड R4। तो यहाँ से जो डिसिपेशन फैक्टर है या जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। Therefore, if the dissipation factor of one of the capacitors is known, the dissipation factor of other can be determined using this formula. तो आई होप यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कि नेक्स्ट आपका है शेयरिंग ब्रिज। कौन सा? अच्छा अच्छा, जैसे यहाँ पे आपका देखो इस जो मॉडिफिकेशन हमने किया, मॉडिफिकेशन में क्या किया कि C1 और C2 जो प्योर कैपेसिटर्स थे पहले स्टैंडर्ड, उनको हमने रिप्लेस कर दिया डाइलेक्ट्रिक लॉस और एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R1 और R2 ऐड करके। फेजर डायग्राम समझ में आ गया ना, फेजर डायग्राम में ठीक। अब उसके बाद क्या है कि उसी कंडीशन को लेकर के हम मतलब बैलेंस ब्रिज कंडीशन को लेकर के हमने यहाँ से रेशियो निकाल लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे बुक में थोड़ा शॉर्टकट किया हुआ है तो इसीलिए अब उसको मतलब बोर्ड पे रहता तो मैं आपको करके उसको ज़रूर बताता, आप बाकी करके देख लेना, अगर नहीं आता है तो आप मेरे से फिर से पूछ लेना। ठीक, तो अब क्या है कि बैलेंस कंडीशन में जो बैलेंस कंडीशन हमें, क्योंकि अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें बैलेंस कंडीशन को ले आना पड़ेगा। तो R1 R2 R3 R4 किसी को भी वेरी करके हम बैलेंस कंडीशन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ से द एंगल्स, ये जो आपका होता है कैपेसिटर्स में डिसिपेशन फैक्टर होता है, आई होप कि मतलब फेमिलियर होंगे, ये तो आपका 12th में भी था। ठीक है, कि हाँ कि जो आपका कैपेसिटर्स होता है उसमें डिसिपेशन फैक्टर होता है, तो इसकी वैल्यू tan del 1 होती है, और इन टर्म जिस कैपेसिटर्स का निकाल रहे हैं तो उसका ओमेगा C1 R1 या D2 इक्वल टू ओमेगा C2 R2 हो जाएगा, ये डिसिपेशन फैक्टर है। तो यहाँ से C1 अपॉन C2 इक्वल टू R2 प्लस स्मॉल R2 अपॉन R1 प्लस स्मॉल R1, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें जैसे मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा का मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये फॉर्मूला रिजॉल्व होकर के ये आ जाएगा D2 माइनस D1। जैसे ये हो गया ना, D2 की वैल्यू क्या है ओमेगा C2 R2, D1 की वैल्यू ओमेगा C1 R1। तो यहाँ C2 R2 माइनस C1 R1 है, तो ओमेगा का अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो ये ओमेगा C2 R2 माइनस ओमेगा C1 R1 हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं D2 और D1 से, तो D2 माइनस D1 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा C1 R1 माइनस C2 R2। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि C1 बाई C2 की वैल्यू R4 अपॉन R3 है, तो यहाँ C1 इक्वल टू C2 R4 बाई R3, तो यहाँ से C1 भी निकल गया और आपका क्या है उसका डिसिपेशन फैक्टर भी निकल गया। जैसे यहाँ पे क्या है C1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए अननोन वैल्यू है ना,
डिसिपेशन फैक्टर तो हम नोन वैल्यू के टर्म्स में, तो C1 को इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ओमेगा C2 C1 इक्वल टू क्या हो गया C2 इंटू R4/R3, तो R1 R4/R4 माइनस R2, R1 R4 अपन R3 होगा, ये इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो therefore if the dissipation factor of one of the capacitors is known, the dissipation factor of the other capacitor can be determined by using this formula. तो डीसी बेसिकली डिसोटी ब्रिज आपका कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए कम, आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस या डिसिपेशन फैक्टर मेजरमेंट के लिए ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शियरिंग ब्रिज, ठीक है। तो शियरिंग ब्रिज का कनेक्शन डायग्राम आपका दिया हुआ, देखो इसमें भी आपका एक तरह से देखोगे तो जो हम लोगों का मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज था लगभग उसी जैसा है, बस यहाँ पे आपका क्या था, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में यहाँ पे इंडक्टर था, ठीक है, और यहाँ पे अब क्या है, शियरिंग ब्रिज की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, कैपेसिटर आ गया। द कनेक्शन एंड फेजर डायग्राम ऑफ ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन इज शोन इन फिगर। तो ये आपका शियरिंग ब्रिज है, इसको भी सभी लोग एक बार इसका कनेक्शन डायग्राम और फेजर डायग्राम कॉपी में अपने ड्रॉ कीजिए, ठीक है। 2 मिनट्स टाइम है सभी लोग, क्योंकि साथ साथ में ड्रॉ करते रहोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहेगी, ऐसे तो मतलब हम पढ़ते हुए चलेंगे और सब इधर भूलते हुए चलेगा। तो इसका सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के, मैंने बोला था कि आप बैठा कीजिए जब भी इसके लिए स्टडी कर रहे हैं, और क्लास भी बहुत कम लोग कर रहे हैं, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला हुआ है कि मैं इसमें सब देखता रहता हूँ कि कौन क्लास कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और वही लोग क्लास कर रहे हैं जो रेगुलर करते हैं। मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो लोग क्लास रेगुलर करते हैं वही क्लास कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रेंथ काफ़ी थी, तो इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी सबके पास, कोई ये कह ही नहीं सकता कि सर मेरे पास मतलब मोबाइल नहीं है, सिर्फ मेरे पास इंटरनेट नहीं है या जो भी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लेक्चर में सभी लोग अटेंड हुए थे तो इसका मतलब है, या अदर लेक्चर में भी सभी लोग, जैसे अदर सब्जेक्ट में भी काफ़ी अटेंडेंस रह रही है, तो इसका मतलब है कि वो लोग क्लास कर रहे हैं, बस ये है कि कामचोरी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं लोग। मैं बता रहा हूँ बेटा कि 2 ही साल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यही 2 साल होते हैं जो इस 2 साल को यूटिलाइज करता है ना, वही आपका आगे चल के उसी के एग्जाम्स वगैरह निकलते हैं। जो लोग अगर टेक्निकल की प्रिपरेशन के लिए आए हों या नॉन टेक की कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, नॉन टेक में मतलब सिविल सर्विसेज हो गया या बैंकिंग या जिसका भी मतलब जो तैयारी कर रहा हो, ठीक है, तो जिसने अभी से शुरू करेगा ना वही आपका जा करके आगे को सक्सेस को पाएगा, ये ध्यान रखना। और अगर ना किसी को विश्वास हो तो लिख लेना कहीं पे, मैं बता रहा हूँ कि जो अभी से पढ़ना शुरू कर दिया होगा, ठीक है, वही आपका फाइनल ईयर तक जाते जाते वही आपका गेट में अच्छा भी स्कोर लाएगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो अच्छा स्कोर ले आएगा। और अगर ये सोचो कि अभी क्या, अभी तो सेकेंड ईयर में आए हैं, अभी तो आराम करेंगे, मतलब अभी क्या थर्ड ईयर से शुरू करेंगे पढ़ना, तो जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ गया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फिर तुम 1 साल नहीं 5 साल तैयारी करते रहना, कोई भी एग्ज़ाम निकलने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपका जो कोर्स सिलेबस है ना, जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल के, वो अभी सेकेंड ईयर से ही शुरू हो गए। जैसे मैंने बताया, आप बेसिक सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हो, आप मेजरमेंट पढ़ रहे हो, आप EMFT पढ़ रहे हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना शायद, बेसिक सिग्नल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोई सब्जेक्ट है ना शायद, कि EMFT है, हाँ ठीक है। तो ये आपके, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये बेसिक हैं बिल्कुल, इन्हीं से आगे चल के इंजीनियरिंग शुरू होती है। यही पूरा सिग्नल सिस्टम जो तुम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जेट ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद उसका जो अलग अलग मतलब कौन सा सिस्टम कॉजल होगा, कौन सा नॉन कॉजल होगा, कौन सा टाइम डिपेंडेंट होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, कौन सा सिस्टम आपका मेमोरी लेस होगा, कौन से में मेमोरी होगी, इन सब चीज़ों को जब स्टडी करोगे तो वही नेटवर्क में अप्लाई होगा, आगे सेमेस्टर जब नेटवर्क पढ़ने जाओगे।
यही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूरा तुम्हारा अप्लाई होगा जब तुम कंट्रोल पढ़ने जाओगे, क्योंकि हम टाइम डोमेन से उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज कर करके बार बार चेंज कर वो करेंगे। यही मेजरमेंट तुम्हें अगर वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर नहीं पता होगा तो तुम आगे चल के मशीन में कैसे मेजर करोगे करंट और वोल्टेज, कैसे तुम पावर सिस्टम में उसको मेजर कर लोगे। वही ईएमएफटी का तुम्हें मैक्सवेल इक्वेशन अगर नहीं याद होंगे, वही मैक्सवेल इक्वेशन अगर तुम्हें नहीं याद होंगे तो तुम आगे चल के पावर सिस्टम में कैसे ईएमएफ निकालोगे। तो ये आपका क्या एक तरह से ये बेसिक है, शुरुआत है अभी इंजीनियरिंग की, इसीलिए जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो आपके थर्ड सेमेस्टर में रहते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी अगर सो रहे हैं लोग तो अभी भी जग जाओ, अगर आप डेडिकेटली मतलब बीटेक करने आए हो तो, कि मतलब ये सोच के आए हो बीटेक करने कि मुझे आगे चल करके मतलब बीटेक करने के बाद मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन करना है, और अगर ये सोच के आया हो कि फिर वापस घर जाना है या फिर मतलब स्ट्रगल ही चालू रखना है, तो फिर उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर डेडिकेटली आप ये सोच करके आए हो बीटेक करने कि मुझे जो है आफ्टर बीटेक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन करना है, या जो भी टारगेट आप लेकर के आए हो वो तभी आप पा सकोगे या पा पाओगे जब आप अभी से शुरू करोगे। ये दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए आपके कि कोई नहीं थर्ड ईयर फाइनल ईयर में चल के कोचिंग कर लूँगा और निकाल लूँगा। मैं बताऊँ जब बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो तुम लाख कोचिंग कर लोगे, क्या निकाल लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो लोग भी क्लास नहीं कर रहे हैं उनसे वो लोग क्लास करें, या जो लोग कर रहे हैं वो लोग डेडिकेटली अपना पढ़ाई पे स्टडी पे ध्यान दें। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे आपका ये शेयरिंग ब्रिज है, शेयरिंग ब्रिज भी आपका कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये फर्स्ट आर्म हो गया, इसका कैपेसिटेंस C1 R1 हो गया, सेकेंड आर्म्स का कैपेसिटेंस प्योर कैपेसिटिव है C2 हो गया, और थर्ड का R3 हो गया, और फोर्थ में क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस है। बेसिकली ये जिस भी मतलब साइंटिस्ट ने सर्च किया, अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ही कैपेसिटर लगा रहे हैं, यहाँ क्यों पैरेलल में लगा रहे हैं। तो ये देखो ये सारी चीज़ें क्या है कि रिसर्च की हो जाएंगी क्यों लगा रहे हैं। हमें अभी क्या है नॉर्मली पढ़ना है कि हाँ ऐसा होता है क्योंकि जब आप चीज़ों को जान जाओगे तभी तो आप उसमें सोच सकते हो। तो अभी मतलब फर्जी का दिमाग चलाने की ज़रूरत तो नहीं है कि सर इसको कैपेसिटर को पैरेलल ही क्यों लगा रहे हैं। तो ये जिस साइंटिस्ट ने कैपेसिटेंस मेजर किया उसने अपने नाम पे, यानी शेयरिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेजर किया तो उन्होंने अपने हिसाब से इस डायग्राम को या इस कनेक्शन को फॉलो करके वैल्यू फाइंड आउट करी। तो उस चीज़ को हम केवल अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे देखो अब हमें क्या फेजर डायग्राम पे आते हैं। इसमें सभी को पता है कि C1 आपका क्या है अननोन है, उसी को हमें क्या करना है मेजर करना है। स्मॉल r1 क्या है सीरीज रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटिंग द लॉस इन कैपेसिटर C1, यानी जो आपका C1 है वो प्योर कैपेसिटर ना होकर के उसमें वो थोड़ा सा आपका क्या है डायलेक्ट्रिक लॉस भी होगा। C2 आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स है, R3 आपका नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, C4 एक वेरिएबल कैपेसिटर है, और R4 एक वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां से देखो कि जो E होगा कैपिटल E सप्लाई वोल्टेज विल बी द सम ऑफ E1 E3 एंड E2 या E4। ठीक है, और E1 और E2 आपस में इक्वल होंगे, E3 E4 आपस में इक्वल होंगे। तो अगर हमने I1 को अगर हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस पे, तो I1 इज द सम ऑफ, यानी E1 को अगर देखें तो इज द सम ऑफ स्मॉल I1 R1 एंड प्लस कैपेसिटर्स के क्रॉस I1 ओमेगा C1। तो इन दोनों का जैसे I1 R1 हो गया स्मॉल R1 और I1 ओमेगा C1 आपका क्या, इन दोनों का फेजर सम क्या हो जाएगा कैपिटल E1 हो जाएगा, और वही वैल्यू कैपिटल E2 की भी होगी, तो I2 अपॉन ओमेगा C2 होगी। ठीक है, अब क्या E1 और प्लस E3 का सम आपका E है, तो E1 तो हमें मिल गया, यानी E3 आपका कौन सी लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा। तो E3 इज द I1 R3, तो I1 R3 यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों का E1 और E3 का आपका फेजर सम क्या हो गया कैपिटल E हो गया। ठीक है, I1 R3 और I1 ओमेगा C1 और I1 अपॉन ओमेगा C1 इन दोनों का फेजर सम स्मॉल I1 R1 और I1 ओमेगा C1 का फेजर सम कैपिटल E1 हुआ। कैपिटल E1 E2 के इक्वल होगा, इसलिए उसकी वैल्यू I2 ओमेगा C2 हो जाएगी।
ठीक है। और कैप जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है ई, इट इज द सम ऑफ E1 प्लस E3। तो E3 आपका आ जाएगा इस वाले I1 वाले लाइन पे, तो इन दोनों का फेजर सम हो जाएगा कैपिटल E। ठीक है। अब अगर यहां से देखो आपका कैपिटल E आ गया, अब आपका क्या होगा, E3 और E4 आपस में इक्वल होंगे, तो E4 इक्वल टू क्या होगा, E4 इक्वल टू इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का सम। तो अगर इधर हमने I1 और I2 को भी यहाँ पे ले लिया, तो I2 अब क्या कि आपका I2 इज द सम ऑफ फेजर सम ऑफ IC और प्लस IR। तो IR अगर यहाँ पे हो गया तो IC क्या होगा, उसके 90 डिग्री लीडिंग कंडीशन में होगा, इन दोनों का फेजर सम आपका क्या हो जाएगा, I2। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया फॉर द शियरिंग ब्रिज। अब बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। R1 प्लस 1 अपन ओमेगा C1, R4 अपन 1 प्लस जे ओमेगा C4 R4 इक्वल टू 1 अपन जे ओमेगा C3 इंटू R3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगा। रियल और इमेजिनरी टर्म्स को अलग किया तो स्मॉल r1 इक्वल टू C4 अपॉन C2 इंटू R3 हो गया, और रियल को आप वो करोगे तो C1 इक्वल टू R4 अपॉन R3 इंटू C2 हो जाएगा, और डिसिपेशन फैक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड इट्स डिसिपेशन फैक्टर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ ब्रिज एलिमेंट्स एट बैलेंस। तो इसमें किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। शियरिंग ब्रिज में कहीं किसी को डाउट है? तो आपका कैपेसिटेंस मेजरमेंट के जो मेथड्स हैं ये आपके दोनों आज हम लोगों ने स्टडी कर लिया, डी शॉर्टी ब्रिज और शियरिंग ब्रिज। ठीक है। अब हम लोग आपका कैरी फोस्टर और विंस ब्रिज स्टडी करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ब्रिज आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, दूसरा आपका शियरिंग ब्रिज, और तीसरा आपका विंस ब्रिज। ए इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए शियरिंग ब्रिज यूज होता है, और विंस ब्रिज आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो इस चीज़ को सभी लोग मतलब एक तरह से आप इम्पोर्टेंट जैसे स्टडी करना चाहते हो तो इन चीज़ों को जरूर स्टडी करना, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, शियरिंग ब्रिज और विंस ब्रिज। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है दोनों ब्रिज में, जो हमने शियरिंग ब्रिज और आपका डिसोटी ब्रिज को स्टडी किया है, ठीक है, तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? बताओ। अब फिर से बोलिए बेटा, आवाज़ आप क्लियर नहीं आ रही। व्हीट स्टोन ब्रिज तो कॉमन है, वो तो सभी सारे ब्रिज ही व्हीट स्टोन ब्रिज हैं। चलो देखते हैं। (93) ये वाला ये तुम्हारा जैसे अनबैलेंस कंडीशन में, जब आपका ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में हो
ठीक है। तो उस कंडीशन में मतलब करंट और ये सब निकालने के लिए दिया हुआ है। कई बार आपका देखो नेटवर्क में, अभी जब नेटवर्क अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल होगा ब्रिज पे कि आप वो रेशियो निकालोगे या इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ब्रिज जो है वो क्या है, बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको वोल्टेज मिल रहा होगा। तो जनरली वो पूछता है कि फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस बी डी। तो कई बार बैलेंस दे देता है, तो सिंपल आप बैलेंस निकाल लो, अगर वो पता चल गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, VTH। तो उसी चीज़ को इसमें मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि अगर ब्रिज आपका अनबैलेंस हो, ठीक है, तो उस केस में हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो वही वैल्यू आपका जैसे VTH को फाइंड आउट करने का इसमें वो दिया है, लेकिन वो आपका जैसे एरर के टर्म्स में दिया हुआ है, जैसे R4 प्लस डेल आर, कि मतलब इसमें आपका अगर जो R4 इसको इसमें R4 एज्यूम किया गया है, ठीक है, तो उसमें आपका मतलब एक हल्का सा वेरिएशन लिया कि R4 प्लस डेल आर है। तो क्योंकि R4 अगर लोगे तब तो बैलेंस होगा ना, क्योंकि हमने इसी ब्रिज में इसी कंडीशन को आखिरकार में यहाँ पे लिया है। तो ये रेशियो आर्म्स हो गए, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो गया, तो इसीलिए उसमें क्या किया, अनबैलेंस के लिए R4 को थोड़ा सा वेरी कर दिया, यानी उसको रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। तो अब क्या हो गया, यही ब्रिज आपका अनबैलेंस हो गया। तो उस कंडीशन को लेकर के VTH को फाइंड आउट किया, I1 को फाइंड आउट किया, ये सब चीज़ें इसमें फाइंड आउट की गई है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में तो ये होगा, लेकिन आपका क्या है कि R4 में हमने थोड़ा सा डेल आर चेंज कर दिया, किस लिए कि अनबैलेंस कंडीशन को स्टडी करने के लिए। तो अब EAB की वैल्यू, जैसे EAB की वैल्यू I1 R1 हो जाएगा, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हो, EAB इक्वल टू I1 R1। तो I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, जैसे यहाँ पे इस ब्रिज में देखो तो यही सेम करंट यहाँ फ्लो हो रहा, तो ओवरऑल करंट वोल्टेज अगर E है और सेम करंट निकालना, तो जिस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा वही तो होगा। तो E अपॉन कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R2, तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। EAD निकाला गया है, फिर I2 निकाला गया है, फिर VVD आपका क्या होगा, VVD इज द VTH। B और D के बीच का जो वोल्टेज होगा वही तो VTH है। VTH मतलब थेवेनिन वोल्टेज, ठीक। तो उसी चीज को यहाँ पे देखो, आपका VVD इक्वल टू VTH इक्वल टू EAD माइनस EAB। अब EAD और EAB को क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो VTH आपका क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ E एंड अदर पैरामीटर्स, आपका क्या हो जाएगा फाइंड आउट। हाँ हाँ बताओ बेटा। इसमें ये वाला R4/R3 इक्वल टू R1/R2। तो ये तो अगर, हाँ हाँ, अरे इसमें जैसे देखो आपका क्या है कि जैसे ये वैल्यू है, तो एक आपका फॉर वो मतलब एक थ्योरी होता है ना कि आप इसमें ऐड करके, जैसे कोई x अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन टी है, तो नीचे के उसको ऐड करके और फिर इस तरह से लिख सकते हैं ना, R4/R3 इक्वल टू R1/R2 है, तो इसको या तो लिख सकते हैं R4 प्लस R3 अपॉन R3, ठीक है। और उसके बाद आपका वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है ना, उसी को अप्लाई किया गया है, समझ रहे हो। हाँ हाँ, ये प्रोपोर्शन वाला रूल है। तो इसको मतलब ये तुम्हारा सिंपली यहाँ पे जैसे R1 अपॉन R1 प्लस R2 आ रहा है, तो इसी को सिंपली वो रिप्लेस करने के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई किया गया, तो प्रोपोर्शन वाला ही है वो, और कुछ नहीं है। इसीलिए उसको देन लिख करके R1 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू R4 अपॉन R4 प्लस R3 कर दिया, ठीक है। या अभी भी डाउट है, ये प्रोपोर्शन का ही है, जैसे ये तो बैलेंस कंडीशन का है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, R4 अपॉन R3 इक्वल टू R1/R2। तो उसी को ये जो प्रोपोर्शन आपको मतलब दो फ्रैक्शन अगर इक्वल हैं, तो उसके प्रोपोर्शन का थोड़ा जो चेंज करते हैं, उसके मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे एक बार मतलब माइनस करके लिख सकते हैं दोनों तरफ, तो ये आपका वही प्रोपोर्शन का ही
इक्वेशन। ठीक, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो आज ये तुम लोग उसका आईओटी की क्लास क्यों नहीं कर रहे हो प्रशांत? तो बोलना चाहिए ना, मैं तो पूछता ही रहता हूँ। अरे कोई डिसबैलेंस नहीं होगा उसमें। अब क्या है कि एक केवल लेक्चर आपका रह गया है, उसमें क्लस्टरिंग है जो, ठीक है, डेटा एनालिसिस में क्लस्टरिंग होता है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रिग्रेशन, हालांकि वो मैथमेटिक्स में भी अभी चल करके तुम लोग पढ़ोगे, मैथमेटिक्स थर्ड जब पढ़ोगे तो उसमें आएगा, ठीक है, कि वैल्यूज के बेसिस स्टैटिस्टिक्स जब आती है कि वैल्यूज के बेसिस पे इक्वेशन फाइंड आउट करना, ठीक है, तो उसी चीज़ को कल पढ़ाया था। आज एक टॉपिक है आपका क्लस्टरिंग, फिर उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएंगे। उसमें केवल आपका क्या है कि मतलब कंपोनेंट दिखाया जाएगा, फिर कंपोनेंट को ऐड किया जाएगा, फिर उसका रिस्पॉन्स दिखाया जाएगा, मतलब वो लाइव प्रोजेक्ट बनेगा, समझ रहे हो? चलिए, ठीक ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।